हेलो एवरीवन। सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट बिहेवियर का पार्ट। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एल्ट्रुइज्म, एक तरीके का बिहेवियर। एल्ट्रुइज्म, इस बिहेवियर के अंदर क्या किया जाता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, कभी कभी किसी पॉपुलेशन के अंदर ऐसा होता है कि पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स आपस में जेनेटिकली बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हैं वैसे। ऐसे केस में यदि परिवार के किसी एक सदस्य पर मुश्किल आती है तो दूसरा सदस्य बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगा देता है उसे बचाने के लिए। ऐसे बिहेवियर को कहते हैं एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको डियर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। अब जो मैं बोल रहा हूं आप उसे थोड़ा इमेजिन करना। आपने कभी ना कभी डिस्कवरी के ऊपर या कोई वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी के चैनल पे ऐसा होते हुए देखा होगा, या इंटरनेट पे भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा। सपोज करिए कि ये एक डियर्स का ग्रुप है और इस ग्रुप के पास में कहीं कोई टाइगर है और ये टाइगर देख रहा है कि किसी एक डियर पे अटैक करना है। ऐसे केस में यदि यहां किसी डियर ने देख लिया कि टाइगर अपने ऊपर अटैक करने वाला है और बचने का कोई मौका नहीं है, तो जब टाइगर इस ग्रुप की तरफ भागता है तो इनमें से कोई एक डियर अलग डायरेक्शन के अंदर भाग जाता है टाइगर के सामने से। तो टाइगर इस डियर को चेज करने के लिए इसके पीछे भागता है और हो सकता है कि यहां पर टाइगर डियर को चेज कर ले। पर इसके ऐसा करने से क्या हुआ कि डियर के जो बाकी रिलेटिव्स थे, ये सारे रिलेटिव्स ये अब बच गए हैं। इस तरीके के बिहेवियर को कहते हैं एल्ट्रुइज्म। अब जरा इस डियर की बात करिए जिसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर ये डियर सॉरी अगर ये डियर खुद जिंदा रहता तो ये रिप्रोडक्शन करता और अपने जीन आगे पास करता। इसने अपने रिप्रोडक्शन के चांसेस खत्म कर लिए, इसने अपने सर्वाइवल के चांसेस खत्म कर लिए, पर इसने अपने रिलेटिव्स को बचा लिया। ऐसे बिहेवियर को कहते हैं एल्ट्रुइज्म। नेचर में ट्रू एल्ट्रुइज्म बहुत कम देखने को मिलता है। इस डियर को हम कहेंगे डोनर, क्योंकि इसने अपनी फिटनेस डोनेट कर दी है। इस डियर को हम एक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसने एक्ट किया है एल्ट्रुइज्म का। ऐसा करने से इसकी खुद की फिटनेस डिक्रीज हो गई, खत्म हो गई, लेकिन इसके कारण जितने इसके रिलेटिव्स बच गए हैं उन सब की फिटनेस बढ़ गई। बाकी सभी रिलेटिव्स को हम बोलते हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब रिसीव करने वाले। इन्होंने फिटनेस रिसीव की है तो ये रेसिपिएंट कहलाते हैं। अब जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बाकी आपने पढ़ ही लिया होगा, इतना पेशेंस नहीं होता है कि स्क्रीन पे कुछ लिखा हो और जो बोल रहा है पहले उसको सुन लो। खैर, सैक्रिफाइसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑन फिटनेस। आप इसे एक बार फिटनेस की जगह लाइफ पढ़ के देखिए, आपको इजी लगेगा। सैक्रिफाइसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओन लाइफ इन रिलेशन टू सेव इट्स पॉपुलेशन, इसे कहते हैं एल्ट्रुइज्म। यहां पर जो डोनर होगा वो अपनी फिटनेस को गिव अप कर देगा। ऐसा करने से इसकी पॉपुलेशन बच जाएगी। तो ऐसा कोई बिहेवियर जहां पे फिटनेस खुद की कम हो जाए, पॉपुलेशन की बच जाए, बढ़ जाए, इसे एल्ट्रुइज्म बिहेवियर कहते हैं। जैसे आपके सामने इस स्क्रीन पर है,
इस स्क्रीन के ऊपर एक मदर डियर है जो कि बहुत कूल काम यहां खड़ी है और उसके ऊपर 2 चीता अटैक कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पिक्चर ऐसे सिनेरियो में ली गई होगी कि इस मदर डियर के बच्चों को चीता ने देख लिया होगा और बच्चों को बचाने के लिए ये खुद यहां पे खड़ी है, सो दैट इसके बच्चे बच जाएं, भले ही ये मर जाए। इसकी फिटनेस भले ही कम हो जाए, पर इसने अपने प्रोजेनीज को, ऑफस्प्रिंग्स को बचाया है। ये एक एल्ट्रुइज्म बिहेवियर कहलाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा एल्ट्रुइज्म बिहेवियर। अब हम समझते हैं किन सिलेक्शन। एल्ट्रुइज्म बिहेवियर के जैसा सा किन सिलेक्शन, पर यहां जान नहीं जाती है। क्या होता है यहां पे? यहां ग्रुप का कोई एक मेंबर ऐसा होता है जिसके पास में बहुत अच्छे जीन्स होते हैं, तो रिप्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। बाकी मेंबर्स उसे असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, और वो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है। इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन खुद की जान चली जाए पर वो जो अच्छे जीन्स हैं वो आगे जाने चाहिए। इसे कहते हैं किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन के अंदर क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाया जाता है इवन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, और बेस्ट एग्जांपल है हनी बी का। हनी बी, क्या किया जाता है यहां पे? आपको यह पता है कि एक क्वीन बी होती है। ये मान लो एक बार के लिए ये क्वीन बी है। इस क्वीन बी की जिम्मेदारी है कि ये रिप्रोडक्शन करे। जितने भी मेल्स हैं वो सारे के सारे मेल्स इसी के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो अदर फीमेल्स हैं दे आर स्टेराइल। ये सारी फीमेल्स इसको असिस्ट करती है, इसके सारे काम करेगी, बच्चों की देखरेख करेगी, पूरे हाइव का ध्यान रखेंगी, क्लीनिंग करेंगी, सब कुछ करेंगी, पर रिप्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक क्वीन बी की है। अब सोचो कि क्वीन बी अगर बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगी तो इसकी खुद की जान जा सकती है, पर किन सिलेक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन को फेवर किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ओन लाइफ। भले ही इसकी जान चली जाए पर इसका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। इसे किन सिलेक्शन कहते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मिलता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के अंदर। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के अंदर ग्रुप की कोई एक फीमेल होती है, वन फीमेल। ये रिप्रोड्यूस करती है मोर एंड मोर, रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर, और जो अदर फीमेल्स होती हैं वो इनका ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखेंगी, केयरिंग करेंगी। ये सारी फीमेल्स असिस्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल को। तो किन सिलेक्शन भी एक टाइप का एल्ट्रुइज्म ही है। सॉरी, जिस इंडिविजुअल को ज्यादा रिप्रोडक्शन करना है उसकी खुद की फिटनेस कम होगी, फिटनेस इन द सेंस उसकी हेल्थ कम होगी, उसकी डेथ हो सकती है, बट फिर भी यहां पर रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इसे किन सिलेक्शन कहते हैं। एल्ट्रुइज्म एंड किन सिलेक्शन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस आप ये मान के चले कि एल्ट्रुइज्म के अंदर डोनर की जान चली जाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो एक्टर होगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन किन सिलेक्शन के अंदर उस एक्टर की डेथ नहीं होती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये किन सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं आपको, जेनेटिक रिलेटेडनेस। इसमें बेसिकली अपने को क्या देखना है मैं बता देता हूं आपको,
कि कुछ जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, जैसे पेरेंट्स एंड प्रोजेनी है, सिबलिंग्स है, अंकल एंड नीस है, अंकल एंड नेफ्यू है, ग्रैंडफादर ग्रैंड प्रोजेनी है, इन सब में जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी होती है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिलेटेडनेस बता दूंगा, आप उन्हें याद कर लें, ज्यादा सही रहेगा। देखिए, सपोज करिए कि एक फादर एंड मदर है और इनके 4 बच्चे हैं। एक बार ऐसे ही मान लेते हैं कि इनके 4 बच्चे हैं। अब चाहे वो चारों बच्चे मेल हो, चाहे चारों फीमेल हो, चाहे मेल फीमेल सब हो। लेट सपोज कि फादर का जीनोटाइप है A1A2, किसी एक जीन के लिए A1A2, और मदर का जीनोटाइप है A3A4। क्या हो गया? A3A4। अब ये जो 4 प्रोजेनी बनाए हमने, 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। कैसे? फादर का A1 मदर के A3 के साथ आगे जाता है, या फादर का A1 मदर के A4 के साथ आगे जाता है, या फादर का A2 मदर के A3 के साथ आगे जाता है, या फादर का A2 मदर के A4 के साथ आगे जाता है। 4 पॉसिबिलिटीज है। अब आप चारों पॉसिबिलिटीज को समझिए। अगर मैं ये फर्स्ट प्रोजेनी की बात करूं, A1 A3 की, तो फर्स्ट प्रोजेनी के पास एक एलील फादर का है, एक एलील मदर का है। फादर के पास में टोटल 23 पेयर्स है, मदर के पास में भी टोटल 23 पेयर्स है। 46 क्रोमोसोम्स है ना, 23 पेयर्स हो गए। अब फादर अपना 50% डीएनए आगे पास करता है, मदर भी अपना 50% डीएनए आगे पास करती है। तो आप सोचिए कि पेरेंट एंड प्रोजेनी, इन दोनों के बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी हुई? 50%। या आप इसको क्या बोल सकते हो? हाफ, 1/2। 50% बोल दीजिए या हाफ बोल दीजिए, एक ही बात है। तो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, मदर का आधा डीएनए प्रोजेनी में जाता है, किसी भी प्रोजेनी को ले लीजिए। फादर का भी आधा डीएनए, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। तो कैसे होगा ये समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं फुल सिबलिंग्स की, यानी एक ही पेरेंट्स के प्रोजेनीज की। ये जो A1 A3 है, ये A1 A3 अपने आप से 100% जेनेटिकली रिलेटेड है, और ये A1 A4 के साथ 50% रिलेटेड है, क्योंकि इसके पास एक ही A1 है जो यहां मैच कर रहा है। ये थर्ड के साथ में A3 के साथ मैच कर रहा है, A3 यानी कि 50% यहां पर भी सिमिलैरिटी है। और A4 के साथ में ये 0% सिमिलैरिटी शो कर रहा है। A4 के साथ में, सॉरी, A2 A4 के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इसके पास में A1 A3 है, इसके पास A2 A4 है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज ये आएगा आपका 50%। इट मींस जो फुल सिबलिंग्स होते हैं, रियल ब्रदर सिस्टर्स या रियल ब्रदर ब्रदर या रियल सिस्टर सिस्टर, उन सिबलिंग्स के साथ में 50% एक दूसरे की सिमिलैरिटी होती है। तो ये हुआ 50% सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए, जब भी हम किसी फैमिली के अंदर, जब भी हम किसी फैमिली के अंदर इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे, तो 50% जेनेटिक रिलेटेडनेस डिक्रीज होगी
पर जनरेशन, पर जनरेशन, पर जनरेशन 50% जेनेटिक रिलेटेडनेस डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड प्रोजेनीज की बात करूं तो ये 25% रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। यहां से यहां आने में 50% हुआ है, तो अगली जनरेशन में इसका 50% और इसका 50% आगे जाएगा। इसका मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो है दोनों, वो अपनी थर्ड जनरेशन से 25% मतलब ग्रैंड फादर 25, ग्रैंड मदर 25 रिलेटेड रहेगी। एक चीज है। उसके बाद में यदि हम किसी फैमिली में इस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन का मतलब हो गया कजन ब्रदर्स, कजन सिस्टर्स, तो जेनेटिक रिलेटेडनेस है वो 1/4 डिक्रीज होती है। 1/4 डिक्रीज होने का मतलब 1/4 रिमेन, ऐसे समझिए, 1/4 रिमेन पर जनरेशन। हर जनरेशन के अंदर 1/4 ही रहती है। आप यदि नीचे जाएंगे तो हाफ डिक्रीज करना है। आप अगर लेफ्ट या राइट जाते हैं किसी पेडिग्री के अंदर, जैसे आप और आपका रियल कजन 1/4 एक दूसरे से रिलेटेड है, 25%। आप चाहें तो आराम से बना बना करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ जेनेटिक रिलेटेडनेस बता देता हूं, आप इसको याद रखें। जैसे कि पेरेंट्स एंड प्रोजेनी के बीच में 50% जेनेटिक रिलेटेडनेस होती है। फुल सिबलिंग्स के बीच में 1/2 होती है। हाफ सिबलिंग्स के बीच में 1/4 होती है। ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड प्रोजेनी के बीच में 1/4। अंकल एंड नेफ्यू, अंकल एंड नीस, इनके बीच में भी 1/4 1/4। और आंट नेफ्यू आंट नीस, इनके अंदर भी 1/4 1/4। और जो फर्स्ट कजिन है उनके बीच में 1/8 जेनेटिक रिलेटेडनेस रहती है। आप इसे याद कर लें अच्छे से, ये ऐसा ही होगा। अब इस जेनेटिक रिलेटेडनेस का उपयोग हमें करना है इंडिविजुअल फिटनेस एंड इंक्लूसिव फिटनेस को समझने के लिए। कैसे? देखिए, सपोज करिए एक फैमिली में 5 फुल सिबलिंग्स हैं। फाइव फुल सिबलिंग्स, लेट्स से A, B, C, D एंड D। मैंने आपको यह बताया कि ये सभी फुल सिबलिंग्स एक दूसरे से कितना जेनेटिकली रिलेटेड है? 50%। ए बी से 50%, ए सी से 50%, ए डी से 50%, ए ई से 50%, ऐसे करके 50-50-50% जेनेटिकली रिलेटेड है। अब सपोज करिए कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने की नौबत आ जाती है। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि या तो ए जिंदा रहे या ए के 4 भाई बहन जिंदा रहे, और ए ने डिसाइड किया कि ये विल नॉट सैक्रिफाइस हिज लाइफ। ठीक है, कि ये सैक्रिफाइस नहीं करेगा अपनी लाइफ को, कोई बात नहीं, इसका डिसीजन है, ये लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगर ये लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो ये जब रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने डीएनए में से 50% डीएनए आगे पास कर पाएगा। तो इसने क्या किया? अपना 50% डीएनए आगे पास किया, 50% डीएनए आगे पास कर दिया, और इसके 4 जो ब्रदर सिस्टर्स थे वो मर गए क्योंकि इसने सेक्रीफाइस नहीं किया उनके लिए।
कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन कंसीडर करेंगे अपन। 5 फुल सिबलिंग्स हैं और इनमें से ए बी सी डी ई सभी एक दूसरे से 50% जेनेटिक रिलेटेड है। अब कोई सिचुएशन ऐसी आती है और उस सिचुएशन के अंदर ए ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा और उसके चारों भाई बहन जिंदा बचने चाहिए, सब जिंदा बच गए। जब ये चारों भाई बहन आगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये चारों भाई बहन अपने 50% डीएनए को तो आगे पास करेंगे ही करेंगे, आगे पास करेंगे अपने 50% डीएनए को। और अगर इनसे एक एक बच्चा भी पैदा होता है तो ये ए था, वो इन बच्चों का अंकल है, और यदि ये ए उन बच्चों का अंकल है तो ये सभी बच्चों से 25 25 25 25% रिलेटेड है। इट मीन्स कि देखो, ए एंड बी आपस में 50% जेनेटिक रिलेटेड है। अगर बी अपना 50% डीएनए आगे पास करता है तो उस 50% में ए का भी 50% होगा, यानी 50 का 50% 25%। अगर ए की सैक्रिफाइस से 4 प्रोजेनीज बनते हैं उनके ब्रदर सिस्टर के, तो ए का 100% डीएनए आगे पास हो जाएगा। अगर ए खुद रिप्रोडक्शन करता तो इतना डीएनए पास नहीं हो पाता, लेकिन अगर ए के 4 भाई बहन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन भाई बहन के डीएनए में ए वाला डीएनए भी तो है, वो डीएनए आगे जाएगा। भाई बहन का खुद का 50% आगे जाएगा, पर उस 50% में 50% ए का है। सो इस तरीके से ये इंक्लूसिव फिटनेस होती है। अब इंडिविजुअल फिटनेस एंड इंक्लूसिव फिटनेस का क्या मतलब है? इंडिविजुअल फिटनेस का मतलब होता है कि फिटनेस ऑफ डोनर, जो डोनर है केवल उसकी फिटनेस, और जो इंक्लूसिव फिटनेस है, इंक्लूसिव फिटनेस, उस इंक्लूसिव फिटनेस का क्या मतलब है? फिटनेस ऑफ ऑल रेसिपिएंट्स, फिटनेस ऑफ ऑल रेसिपिएंट्स, सारे रेसिपिएंट्स की टोटल फिटनेस को इंक्लूसिव फिटनेस कहते हैं। जैसे हमने यहां पे 25 25 25 करी, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। अब आपको एक रूल बताता हूं मैं, हैमिल्टन रूल। हैमिल्टन रूल क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं। एक इंसान है, उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उसे दूसरे इंसान के लिए कोई बिहेवियर, एल्ट्रुइटिक बिहेवियर परफॉर्म करना है, यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए अपना नुकसान करवाना है। तो वो इंसान अपना नुकसान कब करवाएगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है। जब उस इंसान की दूसरे इंसान से जेनेटिक रिलेटेडनेस और उस बिहेवियर के पीछे के बेनिफिट्स का मल्टीप्लिकेशन उस बिहेवियर के पीछे की कॉस्ट से ज्यादा होता है, कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो इसको भी एक बार ऐसे समझो थोड़ा सा, एक बार, कि सपोज आपका रियल ब्रदर या आपकी रियल सिस्टर है और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको 10,000 रुपए का नुकसान होगा, 10,000 रुपए का नुकसान होने वाला है आपको। आपके सिबलिंग ने आपसे हेल्प के लिए बोला कि भाई 10,000 रुपए चाहिए, जो कि वापस नहीं आएंगे।
अब आप अपने रियल ब्रदर या रियल सिस्टर के साथ 50% जेनेटिक रिलेटेड है, और यदि आपने इस बार हेल्प कर दी अपने सिबलिंग की, तो फ्यूचर में आपके रिलेशंस और अच्छे और स्ट्रोंग हो जाएंगे। भले ही आपको 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, पर आपकी जेनेटिक रिलेटेडनेस और आपके जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं उस रिलेशन में, वो ज्यादा है उस कॉस्ट से। तो आप आराम से वो बिहेवियर कर दोगे, आप आराम से वो नुकसान उठा लोगे। ये होता है हैमिल्टन रूल। क्या कहना चाहता है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा। किन सिलेक्शन कॉजेज जीन्स टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किन सिलेक्शन में बेटर जीन वाला रिप्रोडक्शन करता है, और जब बेटर जीन वाला रिप्रोडक्शन करता है तो बेटर जीन आगे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाते हैं। When the genetic relatedness of a recipient to an actor multiplied, the benefit of the recipient is greater than that of the reproductive cost। जैसे अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है ए, और ये पर्सन wants to perform altruistic behavior for person B, for person B। पर्सन बी के साथ में, बी के लिए वो आपसे एल्ट्रोटिक बिहेवियर लाइक परफॉर्म करना चाहता है। ओके, अब सॉरी, बात ये है कि उस पर्सन के लिए जो कॉस्ट है, बिहेवियर की कॉस्ट, वो कॉस्ट आ रही है 20 यूनिट्स, लेट्स से 20 यूनिट्स, और उस बिहेवियर के पीछे जो बेनिफिट्स हैं वो आ रहे हैं 60 यूनिट्स। तो बताइए कि ए और बी में क्या जेनेटिक रिलेटेडनेस है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू लिखनी है, आर मल्टीप्लाइड बाई बी शुड बी ग्रेटर देन सी। आर हमें निकालनी है, तो आर शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेनिफिट। अगर ये आर ग्रेटर हुआ तभी ये बिहेवियर हो पाएगा जो लिखा गया है। तो आर शुड बी ग्रेटर देन, सी की वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 60 है, आर शुड बी ग्रेटर देन 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 0.33। अब आप सोचो कि हमने अभी पीछे ये इतने सारे जेनेटिक रिलेटेडनेस पढ़े हैं, 1/3 से ज्यादा कौन सी है जेनेटिक रिलेटेडनेस? 1/2, 0.5, 0.33 से ज्यादा 0.5 है। तो ये बिहेवियर तभी हो पाएगा जब, ये बिहेवियर तभी हो पाएगा जब या तो ये फुल सिबलिंग्स है ए एंड बी, फुल सिबलिंग्स, या ए एंड बी जो है वो आपके पेरेंट प्रोजेनी है, पेरेंट प्रोजेनी। अगर ऐसा है तो आराम से बिहेवियर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर और मिलेंगे, आप आराम से इनको देखिए, करिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिहेवियर की, और नेक्स्ट बिहेवियर है ग्रुप लिविंग या सोशल बिहेवियर। ग्रुप लिविंग का मतलब है मिलजुल के एक साथ रहना, और मिलजुल के एक साथ तभी रहेंगे जब एक दूसरे से सबको बेनिफिट होगा। हर एक बिहेवियर की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है और कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं। यहां पर हम हर एक बिहेवियर जो पढ़ेंगे उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात करेंगे। सोशल बिहेवियर इज द बिहेवियर
among two or more organisms within the same species and encompasses any behavior in which one member affect the other. एक दूसरे के साथ रहना, इसे सोशल बिहेवियर कहते हैं। बेसिकली सोशल बिहेवियर आपको वहीं देखने को मिलेगा जहां जेनेटिक रिलेटेडनेस होगी, यानी कि कोई ना कोई एक दूसरे से रिलेटेड होगा। हम बहुत सारे ऐसे नेचुरल बिहेवियर्स हैं जिनको यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो कुछ अलग रिजल्ट आता है। होता क्या है कि ह्यूमन उन गिने चुने ऑर्गेनिजम्स में से है जिसके पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी सोचने समझने की शक्ति, स्व चेतना। ह्यूमन बीइंग के पास अपने बारे में सोचने की शक्ति है। जैसे हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं आगे हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, जॉब लगेगी तो क्या होगा, नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, ये मेरे लिए बुरी हो सकती है, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेता हूँ, मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे नेक्स्ट 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 जनरेशन्स के काम आएगी, ऐसे। और यही सबसे बड़ी दुश्मन है ह्यूमन बीइंग की। ये जो ह्यूमन की खुद के बारे में सोचने समझने की क्षमता है, इसी ने ह्यूमन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रखा है। क्योंकि जब ह्यूमन अपने बारे में सोचेगा तो वो अपना फायदा ही चाहेगा। बाकी नेचर के अंदर मैक्सिमम स्पीसीज है, उनमें ये क्षमता नहीं होती है, जानवरों में ये क्षमता नहीं है। इसलिए जानवर किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। जानवर जब रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े समय के लिए वो पेरेंटल केयर शो करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उनके बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं और ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। पर जो सोशल एनिमल्स हैं, जिनमें से ह्यूमन भी एक है, ह्यूमन थोड़ा सोचता अपने बारे में ज्यादा है, इसलिए ह्यूमन को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है। ह्यूमन के लिए कई सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई इंसान जो हमारा दूर दूर तक कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, अगर उससे भी हमको फायदा है तो हम उसके साथ भी रह लेंगे। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं शहरों में, हम जानते नहीं हैं पर मिलजुल के रहते हैं। खैर, ग्रुप बिहेवियर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला है एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑर्गेनिज्म अकेला रहेगा तो उसके ऊपर प्रीडेटर आसानी से अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर ग्रुप के अंदर मेंबर्स रहेंगे तो शायद प्रीडेटर भी अटैक ना कर पाए, जैसा आपको यहां पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अगर ये एनिमल अकेले होते, जो बफेलो है, वाइल्ड बफेलो, तो इनके ऊपर आसानी से शिकार कर लेता शेर या टाइगर। पर ये ग्रुप में रहते हैं तो इनसे प्रीडेटर भी डरता है। तो ग्रुप में रहने का फायदा एक। दूसरा, ये भी स्केप फ्रॉम प्रीडेटर का ही है। जब कभी भी कोई हॉक किसी पिजन के पीछे उड़ता है तो हमेशा क्या होता है, एक दूसरा पिजन उसके सामने से अलग डायरेक्शन में उड़ता है। हॉक को लगता है कि ये मेरे ज्यादा नजदीक है, ये जल्दी हाथ आएगा, तो हॉक पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले के पीछे पड़ता है। इतने में कोई तीसरा पिजन आता है और वो पिजन इस हॉक के सामने से गुजरता है, तो हॉक को लगता है कि अब ये दूसरा वाला मेरे ज्यादा आसानी से हाथ आएगा, तो वो उसको छोड़ के उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसा करते करते जब ये हॉक जिग जैग जिग उड़ता है थोड़ी देर, तो ये थक जाता है। आप कभी भी देखना कि जो टॉप प्रीडेटर होता है वो ज्यादा समय तक दौड़ नहीं पाता, क्योंकि टॉप प्रीडेटर है, उसके पास एनर्जी कम पहुंचती है। वो दौड़ता बहुत फास्ट है बट ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता, थक जाता है वो। इसलिए ये हॉक सबको छोड़ देगा, चला जाएगा। तो यहां पर प्रीडेटर से बचा जा सकता है। यदि एक अकेला कबूतर होता
तो ये हॉक उसे जरूर पकड़ पाता, पर हॉक नहीं पकड़ पाएगा अब इसे। नेक्स्ट देखो, एनर्जी सेविंग। ग्रुप में रहने का एक और फायदा है एनर्जी सेविंग। कैसे, देखिए यहां आपको फिशेस का ग्रुप दिख रहा है, एक फिश सबसे आगे चल रही है। अब इस फिश के ऊपर पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा, वाटर प्रेशर सबसे ज्यादा इसी को झेलना पड़ेगा। जब ये फिश सबसे आगे चलेगी तो इसको वाटर प्रेशर ज्यादा झेलना पड़ेगा, और बाकी की फिशेज है उनको वाटर प्रेशर कम झेलना पड़ेगा। अब थोड़े समय बाद में क्या होगा कि ये वाली फिश है वो पीछे चली जाती है और पीछे से कोई एक फिश आगे आ जाती है, तो एनर्जी सेव हो जाएगी। अगर ये अकेली फिश रहती तो इसे पानी का प्रेशर अकेले को झेलना पड़ता, लेकिन अब टाइम टाइम पर ये फिशेस आगे पीछे होती रहती हैं, तो आसानी से एक फिश की एनर्जी बच जाती है। एक और बेनिफिट, अच्छा चलिए कॉस्ट देखते हैं अपन। ग्रुप में रहने की कॉस्ट क्या है? पहली कॉस्ट है डाइल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? जैसे सपोज करिए कि 20 वॉल्फ हैं और 20 वॉल्फ ने मिलकर 1 एलिफेंट का शिकार किया, 1 एलिफेंट, तो ये 1 एलिफेंट 20 वॉल्फ के लिए मोर देन सफिशियंट है। ये वॉल्फ आराम से इस एलिफेंट को खा सकते हैं। बट अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि इन 20 वॉल्फ को एक ही डियर मिला, तो अब इतना कम फूड 20 वॉल्फ के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ रिसोर्स। और साथ ही साथ यहां ऐसा भी हो सकता है कि ये वॉल्फ आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, क्योंकि एक डियर से सबका काम नहीं चलेगा, तो ये एक कॉस्ट है। फिर डिजीज स्प्रेड, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांस बहुत रहते हैं ग्रुप के अंदर। जब ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में रहेंगे तो उनको डिजीज होने के चांस रहेंगे। एक और प्रॉब्लम है ग्रुप के अंदर चीटिंग की। चीटिंग मतलब, जैसे एक ग्रुप के 10 मेंबर अलग अलग जगह पे फूड सर्च कर रहे हैं। अब कायदे से होना ऐसा चाहिए कि जिस मेंबर को फूड मिल जाए वो मेंबर बाकी मेंबर्स को कॉल करके बुला ले, बाकी सारे मेंबर्स वहां चले जाएंगे और फूड खाएंगे मिल के। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी मेंबर को यहां पर फूड मिला, इस टेरिटरी में या इस जगह पे यहां फूड मिला, ये मेंबर यहां से दूर जाके यहां पे कॉल करता है, तो इससे क्या होगा, बाकी के सारे मेंबर्स जहां कॉल हुई है वहां पहुंच जाएंगे और वो मेंबर वापस अपने फूड के पास आके फूड खाएगा। अकेला फूड खा लेता है, बाकी मेंबर्स को कुछ नहीं मिलता, इसे कहते हैं चीटिंग। तो ये भी पॉसिबल है ग्रुप के अंदर। एक और प्रॉब्लम हो सकती है ग्रुप के अंदर, कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म, कैनिबैलिज्म का मतलब होता है अपने ही स्पीसीज के मेंबर्स को खाना। जैसे ह्यूमन अगर ह्यूमन को खा जाए उसे कैनिबैलिज्म कहते हैं। ऐसा होता है ड्यू टू जेलेसी, ड्यू टू जेलेसी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप ये देखिए, जब एक ग्रुप में कोई एक मेल डोमिनेंट होता है तो वो मेल बाकी सारी फीमेल्स के साथ में मैटिंग करता है। तो अगर वो मेल सारी फीमेल्स से मैटिंग करेगा
तो ग्रुप के अंदर जितने भी नए बच्चे पैदा होंगे वो सभी एक मेल के होंगे। बाकी के मेल्स को मैटिंग करने का चांस नहीं मिला, इसलिए बाकी मेल्स जेलेसी के कारण उस मेल के बच्चों को मार के खा जाते हैं। यह होता है कैनिबैलिज्म। एक और कोस्ट है ग्रुप में रहने की, इसे कहते हैं रॉन्ग फीडिंग। रॉन्ग फीडिंग का मतलब क्या है? कभी कभी जो यंग मेंबर्स होते हैं वो यंग मेंबर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि किसी एरिया में फीडिंग कैसे करनी है। यूजुअली करना क्या चाहिए कि उस एरिया को आराम से सर्च करें कि कहीं उसमें प्रीडेटर तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि यदि किसी एरिया में प्रीडेटर बैठा है और उस एरिया में मेंबर्स ज्यादा एक्टिव होंगे तो प्रीडेटर उन्हीं पे अटैक कर देगा। अगर किसी मेंबर ने बिना सोचे समझे कॉल कर दी किसी को, तो हो सकता है प्रीडेटर को सुनाई दे, प्रीडेटर भी आ जाएगा। इसलिए इसे रॉन्ग फीडिंग कहते हैं। बिना सोचे समझे फीडिंग ग्राउंड में यदि एक्टिव हो जाएंगे तो प्रीडेटर के मिलने के चांस पूरे पूरे होते हैं। ये हो गया एक और कोस्ट। नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं, इसे कहते हैं यू सोशियल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर से भी ज्यादा यू सोशल बिहेवियर। यू सोशल बिहेवियर एडवांस्ड लेवल ऑफ सोशल बिहेवियर होता है, और ये वहीं संभव है जहां पर जेनेटिक रिलेटेडनेस 75% होती है। जेनेटिक रिलेटेडनेस 75% वहां होगी जहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लो सिस्टम से होगा। हैप्लोडिप्लो सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लो सिस्टम से होता है वहां जेनेटिक रिलेटेडनेस हाई होती है। जैसे जैसे मेल्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जेनेटिक रिलेटेडनेस कम होती जाती है। जैसे जैसे मेल्स का नंबर बढ़ेगा जेनेटिक रिलेटेडनेस कम होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइमेनोप्टेरा ग्रुप और टर्माइट्स। हाइमेनोप्टेरा के अंदर एंट्स आ जाती हैं, वास्प आ जाते हैं, एंड हनी बी आ जाती है। हनी बी एक ग्राफ है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वापस से कभी आ जाए मान लो तो। आप हमेशा याद रखें कि जब 0 मेल्स होते हैं तो जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में जेनेटिक रिलेटेडनेस 75% होती है। जब 0 मेल्स हैं तो जेनेटिक रिलेटेडनेस अमंग द फीमेल्स 75% है, यानी फीमेल प्रोजेनीज में। अगर मेल प्रोजेनीज पैदा होने लग जाए तो जेनेटिक रिलेटेडनेस डिक्रीज हो जाती है। एक और चीज का ध्यान रखना है कि 25% से कम नहीं हो सकती यहां जेनेटिक रिलेटेडनेस। मिनिमम 25% होगी, चाहे कितने भी मेल्स आ जाएं। पर आप ये भी याद रखना मेल्स के बढ़ने से जेनेटिक रिलेटेडनेस कम होती है। अब इसका कारण क्या है आपको मैं समझा देता हूं। देखो, सपोज करिए कि एक फीमेल है, फीमेल हनी बी, इसका जीनोटाइप है A1 A2 और मेल का जीनोटाइप है A3 A3। ठीक है। अब ये जो फीमेल है ये 2 टाइप के गैमेट्स बनाएगी मियोसिस डिवीजन से, क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड में ये मियोसिस डिवीजन करेगी, 2 टाइप के गैमेट्स बनाएगी। और ये जो मेल है वो हैप्लॉइड है ऑलरेडी, इसलिए ये एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा और वो भी माइटोसिस डिवीजन से। अब मान लीजिए कि ये A1 और A3 गैमेट फ्यूज हो जाए तो ये बन गई A1 A3 फीमेल।
और यदि A2 A3 ये फ्यूज हो जाए तो ये बन गई A2 A3 फीमेल। समझ में है बात? अब आप ये सोचिए कि ये जो दोनों फीमेल्स हैं इनमें जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी है। जेनेटिक रिलेटेडनेस, अगर आप इन दोनों को जेनेटिक रिलेटेडनेस के हिसाब से चेक करेंगे तो फर्स्ट फीमेल अपने आप से 100% सिमिलर है, अपने आप से 100%। और फर्स्ट फीमेल दूसरी फीमेल से 50% सिमिलर है, और ये आ गया आपका 75% सिमिलरिटी। कब? जब ओनली फीमेल्स हो वहां पे, ओनली फीमेल्स। अब यदि यहां पे मेल्स बढ़ जाए, जैसे ये A1 है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस तरीके से इंडिविजुअल बन जाए तो जेनेटिक रिलेटेडनेस कम होगी। अगर ये A2 मेल भी बन जाए तो जेनेटिक रिलेटेडनेस और कम हो जाएगी। मेल्स के बढ़ने से जेनेटिक रिलेटेडनेस कम होती है। चलिए आगे एक और बिहेवियर की बात करते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल का मतलब एक ऐसा एरिया जिसको कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं आने देता, उसे कहते हैं टेरिटरी। और जो ऐसा बिहेवियर करता है उसे कहते हैं टेरिटोरियल। इसकी जानकारी मैंने आपको दे रखी है इकोलॉजी के लेक्चर्स में। जहां हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां टेरिटरी क्या होती है वो मैंने बता रखा है। आप इकोलॉजी के स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा। अब जैसे सपोज करिए कि एक मेल है और इस मेल ने इतनी बड़ी टेरिटरी बना रखी है, इतने एरिया में, ये पूरा एरिया एक मेल का है। तो इसे क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट, इस एरिया में जितना भी स्पेस है वो सारा का सारा उस एक मेल का है। वो मेल इस एरिया के अंदर डोमिनेंट है। दूसरा, इस एरिया में जितना भी फूड है वो सारा का सारा उसी मेल का है, वो मेल ही खा सकता है वो। और तीसरा, इस एरिया में जितने भी मैटिंग पार्टनर्स हैं वो सभी के ऊपर उसी का हक है। तो ये हो गया बेनिफिट। लेकिन यहां कुछ कॉस्ट भी तो है। देखिए आप, टेरिटरी को मेंटेन कैसे किया जाएगा? टेरिटरी को मेंटेन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कोई केमिकल रिलीज करे बॉडी से। फेरोमोन हो सकता है, यूरिन हो सकता है, फिकस हो सकता है, और वो केमिकल की स्मेल जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक उसका एरिया हो जाता है। अब बॉडी से सारा दिन केमिकल बना के रिलीज करते रहना, इसमें एनर्जी लगेगी। इसे कहते हैं सेंट मार्किंग, सेंट से मार्किंग करना। दूसरा तरीका होता है विजुअल मार्किंग। सारा दिन टेरिटरी में चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, तो आप सारा दिन टेरिटरी में दिखते रहोगे, विजुअल मार्किंग। और तीसरा होता है सिंगिंग। आप जोर जोर से गाना गाते रहो टेरिटरी में, तो जहां तक आपकी आवाज जाएगी वो एरिया आपका होगा। 3 तरीके से टेरिटरी के सिग्नल दिए जाते हैं। तो इसमें एनर्जी बहुत भयंकर लगती है। दूसरा, लाइफ रिस्क। अगर आपकी टेरिटरी में आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आ गया तो हो सकता है आपकी टेरिटरी आपको छोड़नी पड़ जाए। कई बार जब एक ऑर्गेनिज्म थोड़ा एज्ड होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो यंग मेंबर्स आके उसकी टेरिटरी छीन लेते हैं उससे। लाइफ रिस्क हो सकती है। एक तीसरा केस है अपॉर्चुनिटी मिसिंग का। अगर बड़ी टेरिटरी होगी तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी फूड या मैट की मिस हो जाए। जैसे कोई एक शेर है,
और वो शेर यहां बैठा हुआ है और इधर वाली साइड में एक डियर आया और वो डियर अपना खाना खा के वापस चला गया और शेर है वो इधर ही इधर साइड में घूम रहा है, तो इससे उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। ये भी एक कॉस्ट होती है। द मोस्ट कॉमन साइन और सिग्नल्स, पहला है सेंट मार्किंग, यानी कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते रहो, जैसे यूरिन, फिकस एटसेट्रा, फेरेमोन्स। दूसरा विजुअल मार्किंग, विजुअल का मतलब दिखना, जैसे कि किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। डोमिनेंट वाइट रीनो बुल्स मार्क देयर टेरिटरी विथ फिकस एंड यूरिन, ये एक टाइप की ओल्फैक्टरी मार्किंग ही है, पर बहुत सारा फिकस करेंगे वो तो दिखेगा वो। और तीसरा है ऑडिटरी, सिंगिंग करना या आवाज निकालना, जैसे बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, कैनिड्स हैं, क्रिकेट्स, झिंगुर होते हैं ना बरसात के दिनों में, वो हैं। तो ये साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं और इनकी साउंड का मतलब है कि यदि आप इनको छेड़ोगे तो ये आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है, ऑप्टिमल टेरिटरी। ऑप्टिमल टेरिटरी का मतलब होता है कि टेरिटरी की मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम साइज उतनी होनी चाहिए जहां तक मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम कॉस्ट हो। जैसे इस ग्राफ के अंदर आपको 4 टेरिटरी दे रखी है, PQRS। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा और बेनिफिट्स हैं वो कम होने लगेगा, क्योंकि बेनिफिट एक लिमिट तक बढ़ता है। ऐसी सिंपल सी बात सोचो कि भाई आपका जो घर है उसकी साइज है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फायदा क्या है? फायदा इतना ही था कि आपको एक सफिशिएंट स्पेस मिल जाता, वो आपको एक ऑप्टिमम साइज के घर में भी मिल सकता है। अगर दुगुना तिगुना बड़ा घर है तो फिर उसके साफ सफाई करने में कॉस्ट लगेगी, उसको मेंटेन करने में कॉस्ट लगेगी। वही हिसाब किताब टेरिटरी का है। अब आपको क्या करना है जब ऐसा सवाल वापस आ जाए, जैसे पी टेरिटरी है, पी टेरिटरी में इतने कॉस्ट है इस लेवल का, और इस पे सीधी लाइन खींच लीजिए, ये आपके बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट। तो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है, वो आपको सबसे ज्यादा आना चाहिए, बेनिफिट सबसे ज्यादा। क्यू टेरिटरी के अंदर देखिए, ये है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑन बेनिफिट। एंड आर टेरिटरी के अंदर देखिए, और एस में तो कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है, मतलब एस टेरिटरी तो जरूरत से ज्यादा बड़ी है। तो सबसे बेस्ट कहां है? क्यू के पास, मतलब क्यू टेरिटरी है वो सबसे बेस्ट है, कॉस्ट भी कम है और बेनिफिट भी ज्यादा है, इसलिए ऑप्टिमल टेरिटरी कौन सी हुई? क्यू। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है द आइडियल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एक हैबिटाट के अंदर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं उसे कहते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। और आइडियल का मतलब हो गया सबसे अच्छा। जैसे सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है और आपको उस बहुत बड़े एरिया में घर बनाना है, तो आपकी खुद की बेसिक डिमांड्स क्या होगी कि भाई आपका घर ऐसी जगह हो जहां तक लाइट का खंबा आ सके, आपका घर ऐसी जगह हो जहां पर आपको पानी का कनेक्शन मिल सके, आपका घर ऐसी जगह हो जहां रोड, मेन रोड भी पास में हो ताकि आपको कभी मूव करना पड़े तो आप इजीली मूव कर सको। राइट, ये चीजें ध्यान में रखी जाती है।
मतलब आप अपने रिसोर्सेज का ध्यान रखोगे और आप वहीं आना पसंद करोगे जहां आपके रिसोर्सेज आपको अच्छे मिलते हैं। तो बस यही बात यहां पे कही गई है। इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज देयर फिटनेस व्हेन सेटलिंग इन ए हैबिटेट। हर ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट में वैसे ही रहना चाहता है जैसे उसकी फिटनेस सबसे ज्यादा हो। इट एक्सप्लेन्स हाउ एनिमल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ अमंग हैबिटेट। कहने का मतलब है कि हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं वो यहाँ पे देखा जाता है। हैबिटेट लोकेशन डिफर करती है इन द रिसोर्सेज दे कंटेन। कहां पर क्या रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग लोकेशन अलग अलग होगी हैबिटेट की। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल इन ए हैबिटेट डिक्रीज एज मोर इंडिविजुअल सेटल देयर। अगर एक ही हैबिटेट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा होगा, और कंपटीशन के कारण एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस कम हो जाएगी। Individuals have equal competitive ability and can accurately assess the fitness payoff of each habitat. Individuals की competitive ability अगर सेम हो तो वो अलग अलग हैबिटाट को यूज कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मूव बिटवीन हैबिटाट्स एट नो कॉस्ट। इंडिविजुअल अगर चाहें तो एक हैबिटाट से दूसरी हैबिटाट में बिना किसी कॉस्ट के जा सकते हैं। उसे कहते हैं आइडियल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। आइडियल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नेचर में बहुत कम देखने को मिलेगा, पर यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये आइडियल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक हैबिटाट है इज हायर क्वालिटी हैबिटाट बिकॉज इट यील्ड्स द हाईएस्ट फिटनेस फॉर एनी गिवन पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या मतलब है इसका? मतलब एक ग्राफ समझिए आप। इस ग्राफ में एक एक्सिस के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे यहां लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहां हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरे एक्सिस के ऊपर फिटनेस है, फिटनेस। अब मान लीजिए कि एक हैबिटाट है वो ऐसी है और दूसरी हैबिटाट है उसका ग्राफ ऐसा है। इसको हैबिटाट ए बोल दिया, इसको हैबिटाट बी बोल दिया। और अब आप खुद समझिए, आप किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी पे बात कर लीजिए जैसे हमने यहां पे करी, तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी में दोनों हैबिटाट में से ज्यादा फिटनेस कौन सी हैबिटाट में रहेगी? ए में रहेगी, है ना। यदि 100 मेंबर हो, 100 मेंबर यदि बी हैबिटाट में होंगे तो उनकी फिटनेस यहां पर होगी, और 100 मेंबर यदि ए हैबिटाट में होंगे तो उनकी फिटनेस यहां होगी। इसे कहते हैं आइडियल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्राफ आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एक और बिहेवियर है जिसे कहते हैं फॉरेजिंग बिहेवियर या ऑप्टिमल फॉरेजिंग। फॉरेजिंग का मतलब होता है व्हाट टू ईट। क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी टाइप का खाना खाया जाता है तो उस खाने के पीछे कॉस्ट एंड बेनिफिट देखी जाती है। यहां पर बेनिफिट को कहते हैं एनर्जी कंटेंट, यानी वो खाना खाने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। और कॉस्ट को कहते हैं हैंडलिंग टाइम। जो कॉस्ट है वो यहां पे हैंडलिंग टाइम है, यानी उस फूड को ऑब्टेन करने में कितनी एनर्जी लगेगी। जैसे एक चीज समझाता हूं, एक शेर है, शेर के सामने एक जेब्रा है। एक शेर एक जेब्रा, शेर को उस जेब्रा को मारना है तो शेर को उसके पीछे भागना है, उसको कैप्चर करना है, उसकी किलिंग करनी है। हो सकता है इसमें थोड़ा उसको फाइट करना पड़ जाए,
पर यदि ये जेब्रा इस शेर को मिल गया तो शेर को एनर्जी बहुत मिलेगी, खुद की जितनी एनर्जी लगी उससे ज्यादा एनर्जी उसे मिलेगी, तो शेर एक जेब्रा को खाना पसंद करेगा। अब सोचो कि एक शेर के सामने एक रैबिट है, एक शेर उस रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेगा, उसे पकड़ेगा और फिर खाएगा, तो शायद शेर को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी उसे खुद की बॉडी से लगानी पड़ गई। ये तो वही बात हो गई कि आपको कुछ खाना खाने का मन है और वो खाना आपके घर से बहुत दूर पड़ता है, आपने 200 रुपए का खाना मंगाया, उसके ऊपर 200 रुपए डिलीवरी चार्ज लग गए, या आप खुद जाके लाओगे तो आपको खुद को बहुत परेशानी होगी। तो हैंडलिंग टाइम और जो एनर्जी कंटेंट है यानी कि बेनिफिट है, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस करना है और फिर जहां बेनिफिट ज्यादा हो वही फूड प्रीफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 टाइप के रिसोर्स है ABCD। ए रिसोर्स को खाने से 20 यूनिट एनर्जी मिलती है, पर ए रिसोर्स को होल्ड करने में 30 यूनिट खुद की लग जाती है। तो इसका मतलब इसमें तो -10 यूनिट एनर्जी बॉडी की ही जा रही है। बी को यदि खाया जाए तो एनर्जी मिलेगी 85 यूनिट और एनर्जी लगेगी 30 यूनिट, तो बी के लिए 55 यूनिट एनर्जी प्लस में है। उसी प्रकार यदि सी में बेनिफिट एंड कॉस्ट में डिफरेंस देखें तो 45 यूनिट प्लस में है, एनर्जी मिलेगी इसको खाने से। और अगर लास्ट वाले को देखें तो यहां तो 75 यूनिट्स एनर्जी मिल रही है। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म के सामने ये 4 ऑप्शन होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डी फूड खाना पसंद करेगा, उसके बाद में वो बी फूड खाना पसंद करेगा, उसके बाद वो सी फूड खाना पसंद करेगा, और सबसे लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ए खाना पड़ेगा। तो ये है फॉरेजिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, एक रिलेशन दे रखा है एवरेज एनर्जी इनटेक रेट डिवाइडेड बाय टाइम में। आपको ये करना है कि कितना आपको सर्च टाइम लगा और कितना उसे मारने पकड़ने में एनर्जी लगी, वो रेशियो और एनर्जी का रेशियो, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फूड कंज्यूम किया जाएगा या फूड प्रीफर किया जाएगा। तो एक छोटा सा रिलेशन ध्यान में रख लेना। जैसे आप गए, आपकी गाड़ी का कितना पेट्रोल जला और आपने कितने रुपए में वो फूड खरीदा, अगर उस फूड को खाने से आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है बहुत बढ़िया वाला, तो गाड़ी का पेट्रोल और पैसे आप चिंता नहीं करोगे। ऐसा कुछ यहां पे है। नेक्स्ट, फोरेजिंग बिहेवियर को 4 फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक तो लर्निंग है, अगर शिकार करना है तो जो पहले यंग वंस हैं उनको लर्निंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, ऐसे ही शिकार नहीं किया जा सकता। दूसरा जेनेटिक्स है, कौन क्या खा रहा है। आप यदि शेर को घर में पालतू बना लो और उसे घास खिलाना चालू करो, नहीं खाएगा। वो उसके जेनेटिक्स में है कि वो हर्बीवोरी नहीं कर सकता, तो वो हर्बीवोरी नहीं करेगा। आप यदि किसी हर्बीवोर को, रैबिट है, डियर है, काऊ है, इनको यदि कार्निवोरी कराने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाएंगे कार्निवोरी। तो जेनेटिक्स भी डिपेंड करती है, जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या खा सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। अपने फूड को सर्च करने के चक्कर में कहीं दूसरे का फूड ना बन जाए, उसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो ये भी एक चीज हो गई। देन पैरासिटिज्म। कई बार ऐसा हो जाता है कि फूड है, उसके अंदर
इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई है, ऐसा फूड खाने से ऑर्गेनिज्म को खुद को भी पैरासिटिज्म से सामना करना पड़ सकता है, लाइक दैट। तो ये है ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेजिंग को। नाउ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से सिग्नल्स का एक्सचेंज करना। मैं आपको कुछ बोलूं, आप उसे समझो, आप वापस कुछ रेस्पॉन्ड करो, मैं कुछ समझूं, एंड हम कन्वर्जेशन करें, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर एनिमल स्पीसीज में होता है, बस सिग्नल के तरीके अलग होते हैं। जैसे कुछ होते हैं केमिकल सिग्नल्स, अब सुनते जाइए, बस सुनने का, ये टॉपिक ज्यादा कुछ नहीं है। केमिकल सिग्नल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो अट्रैक्ट करने के लिए या उसे दूर भगाने के लिए केमिकल प्रोड्यूस करता है। जैसे मैटिंग का टाइम आता है, तो मैटिंग के टाइम पर बहुत सारे मेल्स होते हैं, वो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जब टेरिटरी बनाने की बात आती है, तो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं दूसरों को भगाने के लिए, रिपेल करने के लिए। अब जो केमिकल सिग्नल्स हैं, उनके क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है? केमिकल सिग्नल्स आसानी से परफॉर्म किए जाते हैं, बॉडी से बाहर आराम से निकाल दिए जाते हैं, बाद में कोई ध्यान नहीं रखना है उनका। पर कॉस्ट भी तो है। अगर वो केमिकल सिग्नल्स प्रीडेटर्स को मिल गए, तो प्रीडेटर्स को पता चल जाएगा उस एरिया में हमारा खाना है, वो प्रीडेटर आके अटैक कर देगा। अगर केमिकल सिग्नल्स बहुत ज़्यादा सही नहीं है, कोई भी केमिकल कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ गया, तो फिर उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बात है कि केमिकल सिग्नल दिन में रात में कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है, पर नुकसान भी है। जैसे ऑडिटरी सिग्नल है, आवाज देकर सिग्नलिंग करना, ये भी रात और दिन दोनों के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है। आवाज देकर सिग्नल करना वन ऑफ द बेस्ट सिग्नल है, क्योंकि आवाज देने का तरीका, आवाज की जो पिच है, आवाज का जो वॉइस लेवल है, उन सब से एग्जैक्ट मैसेज जाता है सामने वाले को। किसी को गुस्से में कोई बात बोलो, उसे हर्ट हो जाएगा। वही बात उसे प्यार से समझा के बोलो, वो समझ जाएगा, उसे हर्ट नहीं होगा। तो आवाज से, ऑडिटरी सिग्नल से अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता है। पर ऑडिटरी सिग्नल में भी दिक्कत यही है कि अगर प्रीडेटर्स को पता चल गया तो, क्योंकि प्रीडेटर तो आवाज सुनेगा तो आएगा, तो ये कॉस्ट भी हो गया। विजुअल सिग्नलिंग, विजुअल सिग्नलिंग का मतलब होता है किसी को इशारे करके समझाना कोई बात। विजुअल सिग्नलिंग में एक सबसे अच्छी बात यह है कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को बहुत छोटे से सिग्नल से समझाया जा सकता है। आप देखते हो जो आर्मी वाले होते हैं, उनके सिग्नल्स होते हैं, और वो छोटे से बड़ा प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन इस सिग्नलिंग की दो तीन कमियां हैं। जैसे कि ये सिग्नलिंग रात में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकती, ये सिग्नलिंग दूरी हो तो ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं हो पाती। और एक प्रॉब्लम और है कि जिसे आप सिग्नल देना चाहते हो, उसका फोकस आप पे होना चाहिए, वरना सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ये विजुअल सिग्नलिंग। फिर उसके बाद में आती है इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग। इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग का मतलब होता है कि कुछ फिशेज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, वो हाई या लो फ्रिक्वेंसी की हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उस स्पीसीज पे। एक और सिग्नलिंग होती है जिसे कहते हैं टैक्टिक सिग्नलिंग। टैक्टिक सिग्नलिंग का मतलब होता है बाय टच, बाय टच, टैक्टिक सिग्नलिंग। इस टैक्टिक सिग्नलिंग का, अच्छा इसमें एक बार ऑडिटरी सिग्नलिंग के लिए कुछ लिखा हुआ है, पहले वो देख लेते हैं।
इंसेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं अपने वेरियस पार्ट्स को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ बर्ड्स हैं जैसे वुड पीकर है, वो लाउड ड्रमिंग साउंड प्रोड्यूस करती है बाय टैपिंग ए होलो ऑब्जेक्ट। जो वुड पीकर है वो टक 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 करते रहती है। बैट्स एंड वेल्स हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। मार्केट इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। और एलिफेंट्स हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं सिग्नलिंग के लिए। तो ये हो गया ऑडिटरी सिग्नल का। अब देखो टैक्टिक सिग्नलिंग का मतलब होता है बाई टच। एक इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है वैगल डांस। वैगल डांस इन हनी बी। हनी बीज का वैगल डांस क्या होता है? हनी बीज के वैगल डांस में हनी बीज क्या करती हैं, जब फूड सर्च करने के लिए निकलती हैं तो जिस हनी बी को फूड मिल जाता है वो हनी बी अपने छाते पे वापस आती है और अपने छाते पे वापस आने के बाद सारे जो मेंबर्स है उनके ऊपर ऊपर घूमती है। आप देखना ध्यान से कि ये बहुत सारे, सपोज ये हनी बीज के मेंबर्स हैं, बहुत सारी हनी बीज है और एक हनी बी है, उसको पता चल गया कि फूड कहाँ है, उसको पता चल गया। तो वो हनी बी क्या करती है, पहले तो इन सभी मेंबर्स के ऊपर ऊपर चलती है और वाइब्रेट होती रहती है। इससे सबका ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो जाता है कि भाई इसको फूड मिला, इसकी बात सुनो। अब यहां पर दो टाइप के पैटर्न परफॉर्म किए जाते हैं। एक पैटर्न, इसमें ये हनी बी गोल गोल चक्कर लगाती है, राउंड, इसे कहते हैं जीरो। और दूसरे के अंदर क्या होता है, हनी बी दूसरी हनी बी के ऊपर बैठ के इस तरीके से एक, जैसे मैं यहां बता देता हूं, दूसरे में क्या होता है कि ये हनी बी दूसरों के ऊपर बैठ के इस तरीके से एक 8 बनाती है, 8। तो ये इस हनी बी के दो पैटर्न होते हैं, 0 एंड 8। और हनी बी सिग्नल देती है। हाइव, सन और फूड, इन तीनों को रेफरेंस पॉइंट लेकर के हनी बी डांस परफॉर्म करती है, जिसे वैगल डांस कहते हैं। तो ये टैक्टिक सिग्नलिंग के अंदर आता है। एक छोटा सा कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लीजिएगा, सर्च करके आपको पता चल जाएगा ये। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे, बाकी के अपन जो बचे हुए बिहेवियर्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप ये पढ़ते जाइएगा।